अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 ऑफ थेराप्यूटिक्स स्ट्रेचिंग वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट ओवरव्यू वाली वीडियो जो है वो आपको पहले मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने चूँकि उन्हीं पर काम करना है इसी वजह से हम उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो पहली डेफिनेशन है मोबिलिटी की। मोबिलिटी कहते हैं किसी भी बॉडी सेगमेंट की, बॉडी सेगमेंट में मतलब हमारे वो वाले मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और वो बोन आ जाती है जिसको जो है वो मूव करना होता है। तो ये तीनों मिलकर हमारा वो बॉडी सेगमेंट बनाते हैं। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी सेगमेंट टू मूव इज टर्म्ड एज मोबिलिटी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक तो मोबिलिटी की बात है। अब हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है वो है फंक्शनल मोबिलिटी, यानी हम लोगों ने जो काम करना है, जो हमारे फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स है या इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, ADLs या हमारे पास IADLs है, उनको परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, एक रेंज ऑफ मोशन वो जॉइंट या वो बॉडी सेगमेंट कंप्लीट करता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज़ इज टर्म्ड एज फंक्शनल मोबिलिटी, ठीक है। अगर आप चैप्टर के स्टार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मोबिलिटी और फंक्शनल मोबिलिटी दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास जब उसने यहाँ पर बेसिक बताया तो उसने यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, इसके अंदर उसने आपको हाइपोमोबिलिटी की कॉजेज़ बताए हैं, डेफिनेशंस बताई हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें बताई हैं। तो वो हम लोग हाइपोमोबिलिटी की डेफिनेशन हम आगे भी पढ़ेंगे और ये टेबल भी पढ़ेंगे, तो आप ये टेबल करेंगे वो वाला जो है वो पॉइंट हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन में से सिर्फ एक ये डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड बाय वर्ड ये डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा थेराप्यूटिक मैन्योवर है, यानी ये एक ऐसी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन की, किस लिए हम लोगों ने डिज़ाइन की, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेचिंग नॉर्मली हमें क्या पता है, एक मसल को बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज जब हम लोग जो है वो मूव कराते हैं, लेंथन कराते हैं, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग। थेराप्यूटिक मैन्योवर डिज़ाइन टू इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी विद इंटेंट ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अब हम लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ खाली मसल की स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नर्व की स्ट्रेचिंग होती है, फेशिया की स्ट्रेचिंग होती है, जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, इसीलिए उसने वर्ड जो है वो किसका यूज़ किया है, सॉफ्ट टिश्यू का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद improving flexibility and range of motion by elongating the structure that has become adaptively shortened or become hypermobile। अब यहाँ पर हमारे पास ना सबसे पहले adaptively shortened से क्या मुराद है। adaptively shortened जब मसल जो है उनको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया जाता, वो मिस यूज़ हो रहे होते हैं या किसी वजह से वो इमोबलाइज रहे हैं, तो मसल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्चर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अडेप्टिव शॉर्टनिंग। तो ऐसे मसल जो कि या तो अडेप्टिवली शॉर्टनड हो गए हैं या जो हाइपोमोबाइल हो गए हैं, यानी उनके अंदर एक्सेसिवली टेंशन है जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी कम हो गई है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेचिंग यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन को हम लोग रिव्यू करते हैं। थेराप्यूटिक मैन्योवर डिजाइन टू इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी विद इंटेंट ऑफ इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, हम लोगों ने क्या इंप्रूव करना है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ROM एंड रेंज ऑफ मोशन बाय elongating द स्ट्रक्चर्स दैट हैज बिकम अडेप्टिवली शॉर्टेंड और बिकम हाइपोमोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि एक वही बात है, एक सिंगल जॉइंट की या सीरीज ऑफ जॉइंट की एबिलिटी मूव करने की थ्रू आउट अ पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन, उसको हम लोग कह देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये ऐसा नहीं है कि ये जॉइंट पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड कर रही होती है उसके मसल्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, ये डिपेंड कर रही होती है सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ पे, फेशिया पे, ये सारी चीज़ों पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन मिली थी और यहाँ पर देखिए आपने उसको फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में उसने बताया हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी is maximized when the muscle tendon unit that crosses the joint has adequate extensibility to deform and yield the stress force, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब हमारे पास आती है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाती है ज्वाइंट को मूवमेंट करने के लिए, यानी वो वाले मूवमेंट जो कि एक ज्वाइंट पर हो रही है जब हमारे पास हमारे जो मसल हैं वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक्टिवली यहाँ पर ज्वाइंट तो हमारे जो है वो ज्वाइंट को मूव करने के लिए मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास जो है वो पैसिवली हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं मूवमेंट की, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। यही एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए उसने आपको यहाँ पर छोटी छोटी लाइन में बताया हुआ है। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हम लोगों को एक तो ये कि जॉइंट को रोटेट करने की छोटी सी उसने डेफिनेशन बताई हुई है, उसके अलावा उसने बताया हुआ है कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ये मसल की एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, और दूसरा ये कि सराउंडिंग टिश्यूज़ की एक्सटेंसिबिलिटी, दोनों पे डिपेंड करती है। जबकि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में चूँकि मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो ये सिर्फ डिपेंड करती है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, ठीक है। आफ्टर
फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी एरिया की या किसी भी जॉइंट की या मसल्स की अगर हमारे पास रेंज ऑफ मोशन क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो गई हो, उसको हम कह रहे होते हैं हाइपोमोबिलिटी, ठीक है। अब हाइपोमोबिलिटी के हमारे पास डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारी बुक के अंदर ये एक टेबल उसने शो किया हुआ है जिसके अंदर वो आपको ये बता रहा है कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास इसके रिस्ट्रिक्टेड मोशन के, ठीक है। तो ये आपने लाजमी एक दो बार जो है वो इसको रीड जरूर करना है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं? प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हो सकती है, जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, आफ्टर सर्जरी, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने हीलिंग प्रोसेस करने के लिए या सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा को हील करने के लिए अगर हम लोगों ने उस टिश्यू को या जॉइंट को हम लोगों ने क्या किया हुआ था, इमोबिलाइज किया हुआ था, उसकी वजह से हो सकता है। अब इमोबिलाइजेशन हमारे पास कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं और केसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो कि हम अक्सर फ्रैक्चर्स के पेशेंट में यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जो है वो ऑर्थोटिक्स यूज़ करते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शंस वगैरह इस्तेमाल करके हम जो है वो इमोबिलाइज कर सकते हैं जॉइंट को, ठीक है, या उसके मसल या जॉइंट जिसको भी इमोबिलाइज करना है। उसके बाद हमारे पास क्या प्रोलॉन्ग, यहाँ पर हमारे पास एक तो ये कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स थे, दूसरा हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर थे। इंट्रिंसिक ये है कि पेशेंट ने खुद उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, पेन हो रही थी, ठीक है, या उस जगह पे कुछ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट थी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ कोई स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, कैल्सिनोसिस हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी स्कार फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हमारे पास जो है वो कोई मसल टेंडन या किसी चीज़ का डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकती है, कोई बोनी ब्लॉक वहाँ पर प्रेजेंट है, कोई एडहेजन प्रेजेंट है, उसकी वजह से अगर पेशेंट है वो उसको मूव नहीं करता है, या फिर लिम्फेडिमा है, कोई इस तरह की कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट मूव नहीं करता, सेवरल एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी, तो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स आता है। प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, एक तो ये किसमें आ जाती है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स में। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर कोई बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहा है, इसमें क्या होता है, जब सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारते हैं, एक तो यह कि आपके मसल यूज़ नहीं होते, ठीक है, उनकी लोडिंग नहीं हो रही होती या उनकी अनलोडिंग नहीं हो रही होती, ठीक है, जिसकी वजह से उनका मैकेनिकल जो है हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा होता। जब मसल चाहे सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, कुछ मसल पे बिल्कुल मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो हाइपोमोबाइल हो जाते हैं। लेकिन कुछ मसल जो है वो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है और वो टेंस हो जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है ना हाइपोमोबिलिटी का एक कॉज है। उसके बाद पैरालिसिस। पैरालिसिस भी हमारे पास स्पेस्टिक पैरालिसिस ऐसा पैरालिसिस होता है जिसमें हाइपोमोबिलिटी होती है। ऑन द अदर हैंड जो फ्लैसिड पैरालिसिस होता है उसके अंदर मसल बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाता है, ठीक है, जिसमें मसल की टेंशन बहुत कम हो जाती है, उसके अंदर हाइपर मोबिलिटी होती है। तो हम लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि स्पेस्टिक पैरालिसिस के अंदर हाइपोमोबिलिटी होती है। उसके बाद पोस्चरल मिसअलाइनमेंट। वही बात है, पोस्चरल मिसअलाइनमेंट के अंदर मसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसयूज हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ मसल्स के ऊपर जो हमारे एंटीरियर चेस्ट मसल्स होते हैं, हमारे पेक्टोरालिस मेजर माइनर, ये मसल क्या हो जाते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, और जो हमारे और शॉर्टन के साथ साथ टाइटन हो जाते हैं, जबकि हमारे जो बैक मसल्स होते हैं, अपर बैक मसल्स, वो क्या हो जाते हैं, लेंथन हो जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना वो लैक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो कि वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ना हम कहते हैं कि जो हमारे पोस्चरल मिसअलाइनमेंट है उसकी वजह से भी जो है वो मसल्स के अंदर हाइपोमोबिलिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रैक्चर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर।